हेलो, वेलकम टू जियोप्रिप जियोलॉजी यूट्यूब चैनल। सो बाकी का क्वेश्चन देख लेते हैं पार्ट बी का, जो बाकी था 26 से लेके 50 तक। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्या दिया है? एनर्जी कंडीशन इज द लीस्ट इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिपोजिशनल एनवायरनमेंट। ठीक है, इन चारों एनवायरनमेंट में एनर्जी कंडीशन सबसे लो कहाँ पे है। ठीक है, इस टाइप का जो क्वेश्चन है आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। इसका कोई मतलब रीजन नहीं है कि जैसे कि सबसे लो एनर्जी कंडीशन इन चारों में से लागून का है। ठीक है, तो इसका कोई वैसे मतलब रीज़न नहीं है कि यहाँ पे क्यों, मतलब कोई मैकेनिज़्म नहीं है कि क्यों लैगून में एनर्जी कंडीशन कम है। ये थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता है, जैसे बीच में वेव एक्टिविटी वगैरह होता है, बैरियर बार में भी एनर्जी कंडीशन हाई रहता है, क्योंकि वहाँ पे भी मतलब वेव टाइड का जो इफ़ेक्ट रहता है। पर लागून क्या है? लागून एक स्टेबल वाटर बॉडी हम बोल सकते हैं, जो कि मेन वाटर बॉडी से एक चैनल के थ्रू कनेक्ट होके रहता है। ठीक है, जो कि जहाँ पे कि एनर्जी कंडीशन लो होता है। ठीक है, वहाँ पे कोई वेव एक्टिविटी नहीं होता है, कोई विंड एक्टिविटी नहीं होता है, तो वो इन चारों में से सबसे स्टेबल है। ठीक है, ये थोड़ा बहुत आपको पढ़ना होगा जियोमॉर्फोलॉजी में। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि जो डिपोजिशनल एनवायरनमेंट पढ़ते हैं, तो वहाँ पे मतलब कहाँ पे एनर्जी कंडीशन सबसे ज़्यादा होता है, कहाँ पे कम होता है, वो जब हम आप धीरे धीरे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। मेघालयन स्टेज इज एसोसिएटेड विथ लेट होलोसिन। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि जो लेट होलोसिन होता है उसे मेघालयन एज भी बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, देन क्या दिया है? Which one of the following is the predominant mechanism for heat transfer through अर्थ लिथोस्फीयर? क्या बोल रहा है कि अर्थ का लिथोस्फीयर में कौन से टाइप का हीट ट्रांसफर होता है? अदर कन्वेक्शन, रेडिएशन, कंडक्शन, एडवेक्शन। ठीक है, पहले तो हम इन चारों के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। जैसे कि कन्वेक्शन क्या हो गया? कन्वेक्शन में क्या होता है कि जो मटेरियल का फिजिकल मूवमेंट होता है। ठीक है, लाइक जैसे इसका एग्जांपल क्या है? बॉइलिंग ऑफ वाटर। जैसे तुम वाटर को बॉईल करते हो। ठीक है, वाटर में क्या होता है, जो नीचे वाला मॉलिक्यूल्स है वो गर्म होके ऊपर आता है, ऊपर वाला नीचे जाता है। ठीक है, ऐसे जो फिजिकल मूवमेंट होता है, मॉलिक्यूल्स का फिजिकल मूवमेंट होता है, ऐसे करके पूरा पानी गर्म हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप का जो हीट ट्रांसफर होता है उसे बोला जाता है कन्वेक्शन। ठीक है, रेडिएशन क्या है? रेडिएशन मतलब जैसे इसका एग्जांपल है, जैसे हमारा सनलाइट सनलाइट के वजह से जो सन रे के वजह से एक आप सनलाइट में खड़े हो तो आपको गर्म लग रहा है। ठीक है, जो सन का जो हीट एनर्जी है वो आप तक पहुंच रहा है। कैसे पहुंच रहा है? थ्रू द एटमोसफियर, थ्रू द मॉलिक्यूल्स, थ्रू द एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स। वो बहुत दूर है, मतलब जो सन है वो मतलब हमसे बहुत दूर है, पर उसका जो हीट हम फील कर रहे हैं थ्रू द रेडिएशन प्रोसेस। ठीक है, कंडक्शन क्या है? कंडक्शन में क्या होता है कि जैसे एक मतलब एक यहाँ पे स्कूल में भी आप ऐसे एक्सपेरिमेंट किए होंगे कि यहाँ पे एक आयरन रॉड है, आप यहाँ पे एक मोमबत्ती जला रहे हो, तो ये जो आप यहाँ पे मतलब पकड़ के रखे हो, ये आयरन रॉड को यहाँ पे पकड़ के रखा हो, तो जो ये जो हीट एनर्जी इस ये वाले मॉलिक्यूल को एक्साइटेड करेंगे, ये वाले मॉलिक्यूल उनके साइड वाले मॉलिक्यूल को एक्साइटेड करेंगे। ऐसे एक्साइटेड होते 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 वो जो हीट एनर्जी है कुछ टाइम बाद आपको फील होगा। ठीक है, आप यहाँ पकड़ कर रखे हो, तो ये जो हीट एनर्जी धीरे धीरे जो मॉलिक्यूल के थ्रू, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल, दूसरे मॉलिक्यूल से तीसरे मॉलिक्यूल, ऐसे करके आपके पास पहुंचेंगे। ठीक है, तो इससे बोला जाता है कंडक्शन। एडवेक्शन क्या होता है? सेम टू सेम कंडक्शन के जैसे होता है। मतलब अगर जो मतलब हमारा जियोलॉजी में बोला जाता है कि पोर फ्लूइड हो गया, कि हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट वगैरह में जो मतलब कोई फ्रैक्चर या कोई फ्रैक्चर में अगर कोई हाइड्रोथर्मल फ्लूइड का इंक्लूड हो गया, तो वो जो हीट ट्रांसफर करता है उसे बोला जाता है एडवेक्शन। एडवेक्शन मतलब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, आप ऐसे बोलो, समझो। ठीक है, कन्वेक्शन का उल्टा मतलब कन्वेक्शन वर्टिकल मूवमेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे कन्वेक्शन हो रहा है, ऊपर वाला नीचे जा रहा है, नीचे वाला ऊपर आ रहा है। एडवेक्शन में क्या है? वो हॉरिजॉन्टली होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अर्थ का लिथोस्फीयर का बात कर रहा है। लिथोस्फीयर क्या है? एक हमारा सॉलिड रिजिड स्टेट में है,
तो वो कैसे बिहेव करेगा, वो कंडक्शन दिखाएगा। क्योंकि लिथोस्फीयर में क्या है हमारा, लिथोस्फीयर में जो हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म है वो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल से क्योंकि ये लिक्विड स्टेट में तो नहीं है। अगर लिक्विड स्टेट में होगा तो कन्वेक्शन होगा, अगर गैसियस स्टेट में होगा तो रेडिएशन होगा, अगर सॉलिड स्टेट में है तो वो कंडक्शन मैकेनिज्म दिखाएगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि हमारा अर्थ का जो लिथोस्फीयर में जो हीट ट्रांसफर होता है वो कंडक्शन मैकेनिज्म में होता है। देन कहते हैं व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज नेट फ्लक्स फ्रॉम एयर टू सी। सो इन चारों में से सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी जिसका होगा वो उसका नेट फ्लक्स जो ट्रांसफर सबसे ज़्यादा होगा। जैसे कि SO2 का सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, मतलब ये उसका मैकेनिज्म है कि SO2 जो है वो वाटर में सबसे मतलब आसानी से सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है, इसलिए जो हमारे एंथ्रोपोजेनिक SO2 कैसे क्रिएट होता है, जैसे कि ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल फ्रॉम वोल्केनिक एमिशन, कुछ वोल्केनिक एमिशन से भी SO2 निकलता है, फॉसिल फ्यूल बर्न होने से भी SO2 निकलता है। वो सब SO2 क्या होता है, वो जल्दी से जल्दी ओशन में डिजोल्व हो जाते हैं, कोई भी वाटर बॉडी में डिजोल्व होता है। इसलिए जो नेट फ्लक्स होता है फ्रॉम एयर टू सी वो SO2 का सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, देन कहते हैं व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मास वेस्टिंग इज टाइपिकली एसोसिएटेड विद अनस्टेबल फ्रेश टेफ्रा ऑन हिल स्लोप। यहाँ पे मार करेंगे अनस्टेबल फ्रेश टेफ्रा की बात कर रहे हैं, फ्रेश टेफ्रा। ठीक है, तो ऑन हिल स्लोप ये चारों टाइप का जो है मास मूवमेंट टाइप, मास मूवमेंट का एक एक टाइप है। जैसे कि अर्थ फ्लो हो गया, मड फ्लो हो गया, डेब्रिस फ्लो हो गया। ये क्या है, मतलब टी एग्जिस्टिंग रॉक का जब वेदरिंग इरोजन होके मतलब किस टाइप का मूवमेंट हो रहा है, किस टाइप का जो मास मूवमेंट हो रहा है, उसी हिसाब से ये इनको डिवाइड किया गया है। पर फ्रेश टेफ्रा का मतलब है फ्रेशली, जैसे वोल्केनिक में क्या होता है, फ्रेशली जो वोल्केनिज्म जो मैग्मा का वोल्केनिज्म होके जो भी टेफ्रा वगैरह आसपास गिरता है, हिल स्लोप में गिरता है, वो सॉलिडिफाइड होके कोई रॉक देता है या कोई वैसे मतलब टेफ्रा बोला जाता है उसे। तो उसका जब लिक्विफिकेशन होता है, मतलब कोई पानी की वजह से, बारिश की वजह से या कुछ भी वाटर के वजह से, वो क्या करता है जो हिल स्लोप में नीचे मूव करता है, डाउनवर्ड मूव करता है, उसे बोला जाता है लाहर। ठीक है, इसलिए यहाँ पे फ्रेश टेफ्रा का आपको याद मतलब ध्यान रखना है कि फ्रेश टेफ्रा मतलब लाहर। क्योंकि फ्रेश टेफ्रा हमें कहाँ मिलेगा, वोल्केनिज्म में मिलेगा, और वोल्केनिज्म में जिस टाइप का मास मूवमेंट होता है उसे लाहर बोला जाता है। बाकी जो जो भी हो गए वो एग्जिस्टिंग रॉक जो है, वो जो टेफ्रा वो फ्रेश टेफ्रा नहीं है, वो मतलब कई सदियों से मतलब वो रॉक क्रिस्टलाइज होके रहे होंगे। उसके बाद उनके अंदर इरोजन और इरोजन होके, वेदरिंग होके, वो जो मटेरियल का किस टाइप का वो मूव करे उसी हिसाब से उनका डिवीजन किया गया है। ठीक है, देन क्या द lowering of temperature from 4 degree Celsius to 0 degree Celsius causes the density of sea water to decrease। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हमें वाटर का प्रॉपर्टी पता है कि वाटर अपने हाईएस्ट डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस में दिखाता है। ठीक है, जैसे कि हम एक वाटर है 10 डिग्री सेल्सियस में है। ठीक है, हम उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, 9 डिग्री हो गया, 8 डिग्री हो गया, ऐसे करके 4 डिग्री पहुंच गया, देन 3 डिग्री, देन 0 डिग्री, ऐसे करके। तो सबसे जो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज होने का मतलब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो एट 4 डिग्री टेम्परेचर वी फाउंड सबसे कम वॉल्यूम 4 डिग्री टेम्परेचर में मिलेगा। सबसे कम वॉल्यूम मतलब डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगा, तो हाई डेंसिटी वाटर हमें 4 डिग्री सेल्सियस में मिलेगा। आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस द वॉल्यूम बिकम द वॉल्यूम इंक्रीजेस। क्योंकि ये वाटर का एक यूनिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि वाटर में हमारा H2O जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाता है। हाइड्रोजन क्या करता है कि जितने जैसे जैसे हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे वो हेक्सागोनल जो क्रिस्टल क्रिस्टल फॉर्म होगा वो हेक्सागोनल शेप में होगा। ठीक है,
तो जो हाइड्रोजन का बॉन्डिंग जो हेक्सागोनल शेप में होता है वो क्या करता है, अपने अंदर कोई वॉइड स्पेस छोड़ जाता है, ठीक है। उसी जो वॉइस स्पेस का क्रिएट होता है, इसलिए इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है और ये हल्का होता जाता है और डेंसिटी डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। तो इसलिए 4 डिग्री के बाद जो नॉर्मल वाटर का डेंसिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है एंड वो हल्का हो जाता है, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है, डेंसिटी ऑफ सी वाटर, अगर वो फ्रेश वाटर नहीं है, सी वाटर है, सी वाटर मतलब उसमें कुछ ना कुछ डीजल कॉन्स्टिट्यूएंट है, लाइक यहाँ पे सैलिनिटी 35 दिया है। सैलिनिट 35 मतलब 35 पार्ट्स पर थाउजेंड मतलब 1 लीटर में 35 ग्राम हमें डीजल सल्यूट्स वगैरह मिलेंगे, ठीक है। तो अगर सी वाटर का बात कर रहा है तो उसमें क्या होगा कि एज यूजुअल जैसे हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे वो उसका डेंसिटी डिक्रीज होता रहेगा, ठीक है। वो नॉर्मल वाटर का प्रॉपर्टी को कैरी नहीं करेगा। नॉर्मल वाटर का प्रॉपर्टी अलग है और फ्रेश वाटर का प्रॉपर्टी नॉर्मल, जैसे हम बोलते हैं कि विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर डेंसिटी डिक्रीजेस, वो दिखाएगा, ठीक है। पर यहाँ पे डिक्रीज मतलब सॉरी, डिक्रीज इन टेम्परेचर डेंसिटी, डेंसिटी इंक्रीजेस, क्योंकि वॉल्यूम तो डिक्रीज होगा ना। गलत बोल दिया यहाँ पे थोड़ा। यहाँ पे हमें दिखाता है क्या, डेंसिटी इक्वल टू मास पर वॉल्यूम, ठीक है। 4 डिग्री टेम्परेचर में हमें लोएस्ट वॉल्यूम दिखाता है। लोएस्ट वॉल्यूम मतलब हाई डेंसिटी, यहाँ पे डेंसिटी डिक्रीज होगा। सॉल्ट वाटर के केस में क्या होगा, जैसे हम टेम्परेचर जैसे डिक्रीज करते रहेंगे, वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होता रहेगा और डेंसिटी इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। ठीक बोला था। तो डेंसिटी का जो इंक्रीज होगा वो लीनियरली या नॉन लीनियरली, वो हमें याद रखना है। जैसे कि वाटर का प्रॉपर्टी मैंने बोला एक यूनिक प्रॉपर्टी है वाटर का, जो प्रॉपर्टी है क्योंकि सॉल्ट वाटर में फ्रेश वाटर भी तो है ना, फ्रेश वाटर में सॉल्ट है, इसलिए उसको हम सी वाटर या उसका सैलिनिटी कुछ आता है, ठीक है। इसलिए इसका जो मतलब डेंसिटी वो तो इंक्रीज होगा पर लिनियरली नहीं होगा, नॉन लिनियरली होगा, ठीक है। वो थोड़ा बहुत अपना फ्रेश वाटर का प्रॉपर्टी कंज्यूम करने के लिए ट्राई करेगा, पर इज देयर प्रेजेंट सर्टेन डीजल सब्सटेंस इनटू इट, सो द डेंसिटी बिकम इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। द सन इज डायरेक्टली अबोरेटेड एट चेन्नई 30 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड वंस ए ईयर, ट्वाइस ए ईयर, 4 टाइम ए ईयर, एवरी डे। बेसिकली ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ट्वाइस ए ईयर होगा, क्योंकि हमें पता है कि अर्थ का रोटेशन कैसा होता है। अर्थ हमारा टिल्ट होके रहता है, लेट्स सपोज ये हमारा अर्थ है, ये उसका एक्सिस है, ठीक है। ये सन है, ठीक है। तो अर्थ का जो मतलब जो रोटेशन होता है, मतलब जैसे हम जो सन का डायरेक्ट रे यहाँ से यहाँ तक जाता है, फिर यहाँ से यहाँ तक आता है, मतलब जो टिल्ट होता है वो कभी इस तरफ होता है, कभी इस तरफ होता है। अगर ये वाला जो टिल्ट यहाँ पे है तो समर मानसून यहाँ पे है, मतलब समर सीजन है जहाँ पे डायरेक्ट रे पड़ता है, ठीक है। फिर जो उल्टा हो जाता है वहाँ पे विंटर हो जाता है। तो एक साल में क्या होता है कि जो सन जो हमारे ठीक ऊपर रहता है वो 2 बार देखने को मिलता है, क्योंकि एक बार लेट सपोज आप इस लोकेशन में हो, ये लोकेशन चेन्नई है, ठीक है, ये वाला लोकेशन, ठीक है। सन का जो डायरेक्ट रे है वो थोड़ा यहाँ पे मतलब आ रहा है अभी, कुछ दिन बाद यहाँ पे, कुछ दिन बाद आपके टारगेट पे, कुछ दिन बाद यहाँ पे, यहाँ पे। फिर जब वो रिटर्न करेगा उसी पाथ में वो रिटर्न करेगा, ठीक है। फिर कभी ना कभी यहाँ पे आएगा, फिर तो एक साल में 2 बार हमें ऐसा सिचुएशन मिलेगा एवरी लैटिट्यूड में, एवरी लैटिट्यूड ना खाली चेन्नई में, एवरी लैटिट्यूड में हमें साल में 2 बार ऐसे मिलेगा जहाँ पे वो सन जो है हमारे ठीक ऊपर होगा, ठीक है। देन कहते हैं व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर जियोड एंड स्पेरोड। दो टर्मिनोलॉजी है, एक है जियोड, एक स्पेरोड है, ठीक है। जियोड क्या है, बेसिकली इसे बोला जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, वो एक थियोरेटिकल मतलब जो मॉडल है, और स्पेरोड एक ज्योमेट्रिकल मॉडल है, ठीक है। बेसिकली इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है देखते हैं, ठीक है। लेट सपोज जैसे कि हमारे अर्थ है वो तो यूनिफॉर्म नहीं है ना, कहीं पे मतलब एलिवेशन लो होता है, कहीं पे हाई होता है,
कहीं पे मतलब ओशन में क्या होता है कि बहुत ही मतलब जो डेप्थ सबसे ज़्यादा होता है एवरेस्ट में, और माउंटेन में जो मतलब हाइट होता है वो ज़्यादा होता है, लाइक ऐसे कोई ये ओशन हो गया, ये प्लेन लैंड हो गया, ये माउंटेन हो गया, ये माउंटेनियस रीजन होगा, ऐसे करके रहता है जियोड शेप में। मतलब हम बोल सकते हैं कि क्या इसे क्या बोला जाता है, ऑब्लिट स्फेरॉइड, ठीक है। तो ये जो मतलब जियोड क्या बोलता है कि यहाँ पे जैसे ग्रेविटी ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा, वो जियो फिजिक्स में आप पढ़ोगे, ठीक है। उसका रीजन है, अगर हम ये दोनों लोकेशन के बीच में ग्रेविटी को एक नॉर्मलाइज कर दे, एक जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम नॉर्मलाइज कर देंगे, तो क्या होता है कि यहाँ से इसको काट के ये फिल अप कर देंगे। तो जो मतलब एक नॉर्मलाइज्ड वे में जैसे हमें ऐसे मिलेगा कोई मतलब अर्थ का शेप, उसे ही बोला जाता है जियोइड, ठीक है। तो स्पेरोइड क्या होता है? स्पेरोइड बेसिकली एक हाइपोथेटिकल, मतलब ये भी हाइपोथेटिकल है। स्पेरोइड क्या है, हम एक उसे एक यूनिफॉर्म स्पीयर जैसे कंसिडर करते हैं ऐसे, लाइक ये हो गया, ये जो यूनिफॉर्म वाला है ये हो गया स्पेरोइड, ये वाला हो गया जियोड, ठीक है। बेसिकली जियोड में क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्रिएट किया जाता है, और स्पेरोइड में क्या जाता है, हम एक मतलब एक थियोरेटिकल अर्थ को कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसके रेस्पेक्ट में हम थियोरेटिकल ग्रेविटी मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। हम थियोरेटिकल ग्रेविटी स्पेरोइड से मेजरमेंट करते हैं। तो इसका आंसर बेसिकली हो गया जियोड इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस बट स्पेरोइड इज नॉट द इक्विपोटेंशियल सरफेस, सिंपल है, ठीक है। और आपको थोड़ा बहुत ये याद रखना है कि ये ज्योमेट्रिकल मतलब ज्योमेट्री के बेसिस में इसे बनाया गया है, और उसे हम थियोरेटिकल अर्थ है, ये ज्योमेट्रिकल अर्थ है, ठीक है। देन कहते हैं द एम प्लेन ऑफ ए फॉल्ट प्लेन इज वन दैट इंक्लूड द सिलिकन लाइन एंड द प्लेन एज वेल एज इट्स पोल। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एम प्लेन क्या है। लेट सपोज ये उसका फॉल्ट प्लेन है, ठीक है। ये फॉल्ट प्लेन हो, ये दोनों ब्लॉक है, ये उसका फॉल्ट प्लेन है, यहाँ से फॉल्टिंग होगा, ठीक है। तो जो एम प्लेन है ये फॉल्ट प्लेन से परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। जैसे ये हो गया परपेंडिकुलर, ये फॉल्ट प्लेन से परपेंडिकुलर, इसे बोला जाता है एम प्लेन। ये हो गया फॉल्ट प्लेन, ठीक है। ये हो गया फॉल्ट प्लेन, ये हो गया एम प्लेन। अब ये जो एम प्लेन है ये किसको कंटेंट करता है? पहले तो सिलिकन लाइन को कंटेंट करता है, और दूसरे में क्या है, जो हमारा पोल है, मतलब ऑब्वियस सी बात है, जो फॉल्ट प्लेन को परपेंडिकुलर है, तो वो जो फॉल्ट का जो पोल है, मतलब पोल कैसे हम क्रिएट करते हैं, जैसे कि ये मतलब जो स्टेरियोग्राफिक डायग्राम में हम जो करते हैं, अगर यहाँ पे उसका मतलब जो फॉल्ट प्लेन का जो नोटेशन है, तो उसका पोल होगा सेंटर में। अगर फॉल्ट प्लेन वर्टिकल है तो उसका पोल होगा पेरीफेरी में। ऐसे करते हैं ना हम, 90 डिग्री लेते हैं जो मतलब ये में। तो वैसे ही जो मतलब फॉल्ट प्लेन का 90 डिग्री में एम प्लेन है, तो एम प्लेन उसका पोल को कंटेंट कर रहा है, तो सिंपली यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, पोल, ठीक है। देन क्या है, द वाटर टेबल इज द टॉप सरफेस ऑफ, वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्रिटिक जोन। आपको ये मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको पता रहेगा। अगर इस ये क्वेश्चन पता नहीं है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैं आपको पर्सनली कांटेक्ट करके ये समझा दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वाटर टेबल का मतलब जो वर्टिकल सेक्शन हम हाइड्रोलॉजी में पढ़ते हैं कि पहले जो फ्रीटिक जोन हो गया या जोन ऑफ एरेशन उसे बोला जाता है, और देन कैपिलरी जोन, देन वो सब हम बता देंगे। आशा करता हूँ ये आपको आना चाहिए, ठीक है। देन कहते हैं व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर द टेम्परेचर डिक्रीजेस विद अल्टीट्यूड, ठीक है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या दिया है, इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर टेम्परेचर डिक्रीजेस विद अल्टीट्यूड। सो पहले तो जो एटमॉस्फेयर है हम हमें डिवाइड किया जाता है, जैसे सबसे नीचे वाला है ये क्या, ट्रोपोस्फियर, देन स्ट्रेटोस्फियर, देन मेसोस्फियर, देन थर्मोस्फियर, ऐसे करके डिवाइड किया गया है।
तो ट्रोपोस्फियर में क्या होता है, विथ इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड टेम्परेचर डिक्रीजेस, विथ इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड टेम्परेचर डिक्रीजेस। स्ट्रेटोस्फियर में विथ इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड टेम्परेचर इंक्रीजेस, फिर मेसोस्फियर में विथ इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड टेम्परेचर डिक्रीजेस, फिर थर्मोस्फियर में विथ इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड टेम्परेचर इंक्रीजेस। ठीक है। तो जो ये ट्रोपोस्फियर में ट्रोपोपोज आता है, स्ट्रेटोस्पोज होता है, वो ये जो लेयर है इसमें क्या होता है, टेम्परेचर का ना इंक्रीज होता है ना डिक्रीज होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है। ठीक है। तो उसी हिसाब से देख लो, ट्रोपोपोज में नहीं होगा कि कांस्टेंट टेम्परेचर, स्ट्रेटोपोज में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो ये नहीं होगा, मेसोस्फियर में डिक्रीज हो रहा है तो ये हो गया आंसर। थर्मोस्फियर में भी नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया आंसर। देन क्या है, द रेडियोएक्टिव पेरेंट डॉटर पेयर हैज द अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द एज ऑफ अर्थ। मतलब बोल रहा है कि कौन सा जो हैप्लाइफ है, मतलब रुबिडियम 87 से स्ट्रोंशियम 87 या यूरेनियम 238 से लेड टू 206, सॉरी, मतलब कौन से में जो हाफ लाइफ है इक्वल टू एज ऑफ अर्थ है। सिंपली आपको याद रखना है कि यूरेनियम 238 का जो हाफ लाइफ है वो कितना है, 4.5 बिलियन ईयर। ठीक है, बिलियन अनम। तो ये कितना हो गया, एज ऑफ अर्थ के अराउंड होगा। मतलब एज ऑफ अर्थ जितना है उसका हाफ लाइफ इतना है। इसलिए हम जैसे कोई भी मतलब डेटिंग करते हैं, यूरेनियम 238 को बेसिकली हम यूज़ करते हैं जिस जिस रॉक रॉक का एज सबसे ज़्यादा होता है, या आर्कियन या प्रोटोजेक एज को हम डेटिंग करने के लिए ये वाला मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है। देन क्या है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए प्रोडक्ट ऑफ वोल्केनिक इरोशन। सिंपल क्वेश्चन है। लैपिली इज द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्केनिक इरोशन। ये जो लैकोलिथ है, आपको ये इग्नियस में पढ़ा होगा कि इग्नियस स्ट्रक्चर में ये है, लैपिस भी है, लार्डंग, ये सब जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर है वॉल्केनिक इरप्शन के वजह से जो हमें एक क्लासिफिकेशन देखने को मिलते हैं। वहाँ पे लैपिली होता है, टफ होता है, टफ लैपिली होता है, वगैरह वगैरह, उसका क्लासिफिकेशन आप थोड़ा देख लीजिए। ठीक है। देन कहते हैं, फॉर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेशंस द डिफरेंस इन देयर नॉर्मल ग्रेविटी फील्ड इज द लीस्ट। क्या बोला है कि कौन से इन जो पेयर दिया है, कौन से पेयर में सबसे कम डिफरेंस है ग्रेविटी का। ठीक है। सो ग्रेविटी का डिफरेंस मतलब ये, जैसे कि ये अर्थ हो गया, ये इक्वेटर हो गया, ये सब लैटिट्यूड हो गया, ये सब लॉन्गिट्यूड हो गया। ठीक है। तो हमें पता है, अगर हम इक्वेटर से पोल तक जाएंगे वो ग्रेविटी धीरे धीरे इंक्रीज होगा, और पोल से इक्वेटर तक डिक्रीज होगा। ठीक है। तो एवरी लैटिट्यूड, मान लो ये लैटिट्यूड हम ले रहे हैं, इस 30 डिग्री लैटिट्यूड में ग्रेविटी हर जगह सेम रहता है। ठीक है। तो इन एवरी लैटिट्यूड ग्रेविटी इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन लैटिट्यूड। ठीक है। सो इसमें क्या होता है कि लीस्ट मतलब लीस्ट डिफरेंस, मतलब बोल रहे हैं, मतलब इन चारों पेयर में से कौन सा एक पेयर है जो कि लगभग लगभग एक ही लैटिट्यूड में बिलोंग करता है, या आसपास लैटिट्यूड में बिलोंग करता है, उसीलिए इसका मतलब ग्रेविटी लगभग सेम होगा। जैसे हम कंपेयर करेंगे न्यू दिल्ली और चेन्नई, न्यू दिल्ली में नॉर्थ में रह गया, चेन्नई साउथ में है, अहमदाबाद कोलकाता, अहमदाबाद कोलकाता हो सकता है, क्योंकि जैसे कि अहमदाबाद ईस्ट में है, कोलकाता वेस्ट में है, लगभग लगभग एक ही लैटिट्यूड में आ सकते हैं। एग्जैक्ट एक नहीं आए तो आसपास रह सकता है। हैदराबाद नागपुर ये दोनों भी अलग है, हैदराबाद साउथ में है, नागपुर सेंट्रल इंडिया में है, पानाजी एंड मुंबई ये दोनों भी अलग होगा। तो आंसर हमारा हो गया अहमदाबाद एंड कोलकाता, लगभग लगभग दोनों एक ही लैटिट्यूड में आते हैं, इसलिए उन ये दोनों लैटिट्यूड में ग्रेविटी का वैल्यू मोर और लेस सेम रहता है, या आसपास रहता है। ठीक है। देन कहते हैं व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक ऑसिलेशन डज नॉट इन्फ्लुएंस द इंडियन मानसून सिग्निफिकेंटली। जैसे नॉर्थ अटलांटिक ऑसिलेशन इन्फ्लुएंस करता है, एलिनो इन्फ्लुएंस करता है, पैसिफिक डिकेडल ऑसिलेशन इन्फ्लुएंस करता है, पर जो सेमी एनुअल ऑसिलेशन होता है वो इंडियन मानसून को इन्फ्लुएंस नहीं करता है। ठीक है। कहते हैं रेशियो ऑफ सीएल माइनस एंड Na प्लस इज कांस्टेंट एवरीवेयर इन द ओपन ओशन बिकॉज, ये भी वही जो क्वेश्चन मैंने बोला था, स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है।
तो क्लोरीन माइनस एंड सोडियम प्लस कांस्टेंट रहता है एवरीवेयर इन द ओपन। ये दोनों का रेशियो कांस्टेंट रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि ये दोनों का जो मतलब रेसिडेंस टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा है देन दैट ऑफ मिक्सिंग ऑफ द ओशन। मिक्सिंग ऑफ द ओशन आप ऐसे समझो कि वो गायब हो जाएगा, ठीक है, मतलब ओशन में मिक्स हो जाएगा, या सोडियम और क्लोरीन का जो केमिकल रिएक्शन वगैरह होके वो अपना वजूद ही खो देगा, ठीक है। तो इसलिए इसका रेसिडेंस टाइम इतना ज़्यादा है कि वो अपने मिक्सिंग टाइम से भी ज़्यादा है। तो द रेसिडेंस टाइम ऑफ बोथ इज मोर देन द मिक्सिंग टाइम ऑफ द ओशन। इसलिए वो क्या होता है कि पड़े रहते हैं, ऐसे ओशन में पड़े रहते हैं, उनका कोई मतलब प्रोपोर्शन हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, क्योंकि वो दोनों अपना केमिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखते हैं, एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में रहते हैं, ठीक है। इसलिए इसका आंसर होगा ये वाला। देन ये क्या दिया है, द मैक्सिमम रेडिएशन ऑफ द सन अकर इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ। ये जो कॉन्सेप्ट है ये विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ एक है करके, आप ये पढ़ोगे, रिमोट सेंसिंग में पढ़ोगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ का फॉर्मूला क्या है? विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ का फॉर्मूला है क्या है, 2898 माइक्रोमीटर केल्विन डिवाइडेड बाय टी इन केल्विन, ठीक है। सो क्या हो गया, 2898 माइक्रोमीटर केल्विन डिवाइडेड बाय टी। हम किसका लेंगे? सन का बोल रहे हैं, मतलब सन से आने वाला, सन का टेम्परेचर कितना है, 5000 केल्विन नियरली, ठीक है। केल्विन से केल्विन कैंसिल आउट हो गया। इसको आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करके देखो, समथिंग 0.54 और क्या क्या आएगा, ठीक है। तो हम नॉर्मली 0.5 लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मतलब सन से जितने भी वेवलेंथ आ रहा है सबसे ज़्यादा पीक जो दिखा रहा है 0.5 माइक्रोमीटर वाला वेवलेंथ सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है, वो पीक दिखाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3। देन क्या है, द लॉन्गेस्ट लिव्ड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द एटमॉस्फेयर इज मीथेन। मीथेन सबसे लॉन्गेस्ट लिव्ड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ये आपको याद रखना है बाकी सबसे, क्योंकि ये जो सब है ना वो केमिकली अनस्टेबल है। इथेन हो गया, बेंजीन हो गया, वो केमिकली रिएक्ट कर जाते हैं किनके साथ, और कोई दूसरा एक कंपाउंड बना लेते हैं, पर जो मीथेन है वो किसके साथ रिएक्ट नहीं करता है, वो ऐसे इनर्ट होके पड़े रहता है, ठीक है। देन क्या है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज प्राइमरीली ए साइक्लोस्ट्रोपिक फ्लो। मैंने बताया था कि जो जियोस्ट्रोपिक फ्लो एंड साइक्लोस्ट्रोपिक फ्लो में क्या डिफरेंस है। जियोस्ट्रोपिक फ्लो में क्या होता है कि जियोस्ट्रोपिक फ्लो इज द बैलेंस बिटवीन प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एंड कोरियोलिस फोर्स। बट साइक्लोस्ट्रोपिक फ्लो में क्या होता है कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स तो होता है, पर जो मतलब कोरियोलिस फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं होता है। यहाँ पे आता है सेंट्रीपिटल फोर्स एंड प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के बीच में बैलेंस बन के रहता है। तो ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है या मानसून डिप्रेशन है, एंटी साइक्लोन है, ये सब जियोस्ट्रोपिक फ्लो के एग्जाम्पल है, क्योंकि इनमें जो कोरियोलिस फोर्स काम करता है, कोरियोलिस फोर्स कुछ इफेक्ट दिखाता है। पर जो टोर्नाडो में है, टोर्नाडो में क्या होता है, टोर्नाडो में क्या होता है, एक लोकल ऐसे विंड होता है जहाँ पे मतलब टर्निंग ऑफ विंड आप बोल सकते हो, एक लोकल ही दिखाता है। तो ये एक मतलब ग्लोबल लेवल में नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो सेंट्री प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की वजह से क्रिएट होता है, और बैलेंस होता है किसके साथ, सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ। स्मॉल स्केल सर्कुलेशन में कोरियोलिस फोर्स का कोई इफेक्ट ही नहीं होता, ठीक है। सो इसका आंसर हो जाएगा टोर्नाडो। देन क्या दिया, व्हिच सॉइल इज डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन एंड ह्यूमस बट रिच इन कैल्शियम एंड पोटेशियम। आपको ये देखते ही पता चल जाएगा कि सिंपल जो है ये डेजर्ट सॉइल होगा, क्योंकि जो ब्लैक सॉइल में हमें नाइट्रोजन मिलेगा, रेड सॉइल में नाइट्रोजन और ह्यूमस मिल सकता है, लैटेराइट में भी मिल सकता है, पर डेजर्ट सॉइल में ये एब्सेंस रहता है। क्यों? क्योंकि जो डेजर्ट सॉइल होता है इसमें क्या होता है, मतलब कोई पेड़ पौधा नहीं उगता है, कोई भी मतलब ऐसे ही पड़ा रहता है, तो वहाँ पे नाइट्रोजन कहाँ से आएगा या ह्यूमस कहाँ से आएगा? ह्यूमस तो वो और बायोलॉजिकल एक्टिविटी से आता है ना। तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी अगर नहीं होगा, अगर वहाँ पे कोई प्लांट वगैरह इतने ज़्यादा नहीं होंगे, तो उसमें ह्यूमस नहीं आएगा, और नाइट्रोजन फिक्सेशन की वजह से नाइट्रोजन भी नहीं आएगा।
पर यहाँ पे कैल्शियम और फॉस्फेट सबसे ज़्यादा मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लीचिंग इतना ज़्यादा नहीं होता है। लीचिंग नहीं होता है क्योंकि बारिश कम होता है, डेज़र्ट एरिया में बारिश नहीं होता है, तो जो भी कैल्शियम फॉस्फेट होगा वो इवापोरेट होके यहाँ पे डिपॉज़िट है होके रह जाएगा और वो धीरे-धीरे एक्यूमुलेट होता चला जाएगा और कोई भी लीचिंग एक्टिविटी वगैरह नहीं होगा, इसलिए वो वहाँ पे डिपॉज़िट हो जाएगा, ठीक है? देन क्या दिया है, व्हाट इज द बेस डिस्क्राइब्ड इन द गिवन इक्वेशन। इक्वेशन क्या दिया है, ये तो ओलिवोन है, कार्बन है, ये वाटर है, क्या दिया है, ये सब ये रिएक्शन है, ठीक है। तो ओलिविन का बेसिकली यहाँ पे वेदरिंग हो रहा है, Mg2SiO4 प्लस कार्बोनेटेड वाटर, ये एसिड वाटर, ठीक है, एसिडिक वाटर के संस्पर्श में आके ओलिविन का वेदरिंग हो रहा है, ये तीनों प्रोडक्ट दे रहा है। तो बेसिकली एक वेदरिंग का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। Then क्या दिया, which one of the following is an elliptical streamlined ice molded landform which is an elongated down glacier tail। इसका आंसर हो जाएगा ड्रमलिन। आपको याद रखना है कि जो ड्रमलिन है वो अनसेटेड है, अनस्ट्रेटिफाइड है, इसलिए जो यहाँ पे क्या दिया, which one of the following is elliptical streamlined ice molded landform which is an elongated down glacier tail। जो आइस जो मेल्ट होता है, आइस मेल्ट होके जो भी मतलब फ्लो होता है, उसी फ्लो में जो सेडिमेंट डिपॉजिट होता है वो ड्रमलिन डिपॉजिट करता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ड्रमलिन। क्या दिया है, देन रेड एनिमल्स एट 300 मीटर डेप्थ इन द ओशन विल अपीयर डेज। मतलब एक एनिमल का कलर या कोई भी ऑब्जेक्ट का कलर है रेड कलर, तो वो 30 मीटर डेप्थ में, ओशन के 300 मीटर डेप्थ में कैसा कलर दिखाएगा, वो यही बोल रहा है, ठीक है। तो पहले तो आप ये समझो कि हम एक चीज़ का कलर कैसे दिखते हैं, ठीक है। कलर जो भी मतलब एक लाइट हम यहाँ पे एक लाइट देते हैं, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ब्लू कलर है, ठीक है, ये ब्लू कलर है, हमें कैसे पता चलेगा, जो हर एक जो हम लाइट दे रहे, व्हाइट लाइट दे रहे, व्हाइट लाइट में क्या है, हर एक कलर है, ब्लू है, ग्रीन है, रेड है, जो सबको ये ऑब्जर्व करेगा ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट करेगा। जो लाइट को ये ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा वो हो जाएगा उसका कलर, ठीक है। तो बेसिकली रिफ्लेक्शन मैकेनिज्म के ऊपर हम कलर को आइडेंटिफाई करते हैं। एक चीज़ हमें रेड दिख रहा है, क्यों रेड दिख रहा है, क्योंकि वो रेड कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी सबको ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम 30 मीटर डेप्थ में चले जाएंगे, 30 मीटर डेप्थ में क्या होगा, जो लाइट हम व्हाइट लाइट लगाएंगे तो उसमें क्या होगा कि जो रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, वो क्या होगा कि वो ऑब्जर्व हो जाएगा। कम डेप्थ में तो वो नहीं होगा, पर 300 मीटर डेप्थ में क्या होगा कि वो रेड लाइट भी ऑब्जर्व होता हुआ दिखेगा। तो इसलिए क्या होगा कि हमें ये जो रेड कलर वो ब्लैक कलर में तब्दील हो जाएगा, हालांकि वो रेड कलर है, पर हालांकि जो ओशन की 300 मीटर डेप्थ में क्या होता है कि सारे जो लाइट है वो ऑब्जर्व हो जाएंगे, कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगा। अगर सारे लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएंगे तो वो हमें व्हाइट कलर दिखेगा, अगर सारे ही लाइट ऑब्जर्व हो जाएंगे वो रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा तो हमें ब्लैक कलर दिखेगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ब्लैक। देन क्या दे है, द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल प्लेन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एंड द प्लेन ऑफ द अर्थ इक्वेटर इज नॉन एज डेस। इसे बोला जाता है सोलर डिक्लिनेशन एंगल। कौन सा एंगल है, एक होता है हमारा ऑर्बिटल प्लेन, एक होता है हमारा इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है। ये हमारा अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये जो इक्वेटर जो प्लेन है ये हो गया इक्वेटोरियल प्लेन, और एक होता है ऑर्बिटल प्लेन, मतलब जिस ऑर्बिट में हमारा अर्थ का मूवमेंट हो रहा है, ये हो गया सूरज हमारा। तो ये जो एंगल है, ये इक्वेटोरियल प्लेन एंड ऑर्बिटल प्लेन के बीच में जो एंगल है उसे बोला जाता है सोलर डिक्लिनेशन एंगल। देन कहते हैं, इफ द सेस्मिक वेव वेलोसिटीज डू नॉट वेरी विथ डेप्थ इनसाइड द अर्थ मेंटल, देन क्या होगा, जो शैडो जोन होगा वो फर्दर मतलब फर्दर अवे फ्रॉम द एपिसेंटर देन द प्रेजेंट, लाइक जैसे ऐसे समझो, क्या है, इफ द सिस्मिक वेव वेलोसिटीज डू नॉट वेरी विद डेप्थ, ठीक है। लाइक यहाँ पे हम एक सिस्मिक वेव वेलोसिटी छोड़ रहे हैं, ठीक है, इसका वेलोसिटी अगर वेरी नहीं होगा तो वो रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो हम जहाँ पे मतलब
जिस डायरेक्शन में वेव छोड़ेंगे उसी डायरेक्शन में जाएगा। तो वो जो एपी सेंटर के जो मतलब जो एपी सेंटर होगा उससे जो जो शैडो जोन वो दूर हो जाएगा, क्योंकि अगर रिफ्रैक्शन होगा तो ऐसे रिफ्रैक्ट हो के इधर चला जाएगा, रिफ्रैक्ट हो के इधर चला जाएगा, तो एपी सेंटर से पास होगा। ये वाला जो शैडो जोन शुरू हो रहा है यहाँ से। पर जब रिफ्रैक्शन ही नहीं होगा तो वो क्या होगा, एपी सेंटर से दूर हो जाएगा। कितना दूर है, शैडो जोन यहाँ से शुरू हो रहा है, क्योंकि डिफ्लेक्शन ही नहीं हो रहा है, सीधा जो वेव मतलब इधर आ रहा है, कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं हो रहा है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है। तो बाकी का अभी ये खत्म हो गया, पार्ट बी खत्म हो गया, अभी पार्ट सी शुरू करेंगे। अगर कोई भी डाउट है वीडियो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। थैंक यू, कीप लर्निंग।